पिछले टॉपिक में हमने सैयद वंश पर चर्चा की थी कि किस तरह सैयद वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित रहा तथा सैयद वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत मात्र दिल्ली के आसपास तक सिमट गई थी। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों में सबसे कमजोर और अशक्त सिद्ध हुआ। यहाँ तक कि सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह इतना अयोग्य और अक्षम था कि उसने 1451 ईस्वी में, जबकि इससे पहले वह स्वयं दिल्ली की गद्दी को छोड़कर बदायूं चला गया था, और जब बहलोल लोदी ने उसे पुनः दिल्ली आमंत्रित किया तो अलाउद्दीन आलम शाह ने इनकार कर दिया, और इस तरह अलाउद्दीन आलम शाह की सहमति से, या हम यूँ कहें कि उसके बदायूं चले जाने से, बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली का सुल्तान बन गया। इस तरह बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पूर्व सरहिंद का सूबेदार रह चुका था तथा बाद में अलाउद्दीन आलम शाह ने उसे लाहौर भी दे दिया था, और इस तरह लगभग संपूर्ण पंजाब मुल्तान पर बहलोल लोदी का अधिकार हो गया था। बहलोल लोदी जब सिंहासन पर बैठा तो उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी। उस समय जौनपुर का सुल्तान अपने को गद्दी का दावेदार मानता था, और इसी तरह मालवा और गुजरात के सुल्तान भी सल्तनत के लिए समस्याएं खड़ी करते रहते थे। क्योंकि जौनपुर का सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था, इसलिए वह दिल्ली की गद्दी पर अपना वैध अधिकार मानता था। इसलिए जौनपुर से निपटना बहलोल के लिए अत्यंत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त अन्य जो हिंदू राजा थे वे भी विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि उस समय हिंदू राजाओं की स्थिति अर्ध स्वतंत्र शासकों की जैसे थी, और ऐसी स्थिति में वे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इन सब परिस्थितियों के कारण सुल्तान बहलोल लोदी की स्थिति अत्यंत दुर्बल थी। अपनी समस्याओं का समाधान करने हेतु बहलोल ने कठोर सैनिक नीति अपनाई। उसने विद्रोहियों का दमन किया। जो विद्रोही जमींदार थे उनसे कड़ाई से राजस्व वसूली की गई। जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह जो विद्रोह कर रहा था उसके विद्रोह का दमन किया गया, और दिल्ली के निकट जो मेवात का क्षेत्र था, जो मेवाती बार बार विद्रोह कर देते थे, बहलोल ने मेवात पर अधिकार किया। इसी तरह बहलोल लोदी ने रेवाड़ी पर भी अधिकार किया, परंतु इन विद्रोहों का दमन करते समय जब वह ग्वालियर के विद्रोह का दमन करने के पश्चात
वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात अमीरों ने उसके पुत्र निजाम खां को सुल्तान बनाया और इस तरह निजाम खां सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर 1489 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सिकंदर लोदी बहलोल का बड़ा पुत्र नहीं था, बल्कि बहलोल का बड़ा पुत्र बारबक था। इस कारण सिकंदर जब गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष पहली कठिनाई यही थी कि उसे अपने बड़े भाई बारबक से संघर्ष करना पड़ा। बारबक उस समय जौनपुर का सूबेदार था और दिल्ली पर अपना अधिकार जता रहा था। इसलिए सिकंदर लोदी को सर्वप्रथम बारबक का दमन कर उसकी चुनौती को समाप्त करना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य था सिकंदर लोदी का, वह था राज्य पर फार्मूलियों व अफगानों के वर्चस्व को लेकर जो संघर्ष बना हुआ था उसको समाप्त करना। दरअसल बहलोल लोदी जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने तुर्क और अफगान अमीरों के साथ बराबरी का व्यवहार किया। वह उनके साथ ही कालीन पर बैठता और उनके साथ ही बैठकर राजकाज चलाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि अमीर अत्यंत शक्तिशाली हो गए और वह सल्तनत के लिए खतरा बन चुके थे। बहलोल लोदी ने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए फार्मूलियों और अफगानों का जो अलग अलग गुट थे उन दोनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया और तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिससे अमीरों का प्रभाव और बढ़ गया था और अमीर एक प्रकार से सुल्तान पर अपना अनुचित प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में अमीरों पर लगाम लगाने हेतु सिकंदर लोदी ने अमीरों के जागीरों की हिसाब की जांच करवाई। जिन अमीरों ने राजस्व में हेर फेर किया उनको कठोर दंड दिया गया और राजत्व पद सुल्तान पद की गरिमा को पुनः बहाल करने हेतु सिकंदर लोदी ने अपनी राजत्व की एक नई नीति स्थापित की। राजत्व की इस नई नीति को एक लोदियों का राजत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत जो महत्वाकांक्षी अमीर वर्ग था उनका दमन किया, उनके अधिकारों पर रोक लगाई और इसके लिए सर्वप्रथम सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी द्वारा जो अमीरों के साथ कालीन पर बैठकर शासन करने की नीति थी उसको त्याग दिया। सिकंदर लोदी ने अमीरों को यह निर्देश दिया कि अब अमीरों को दरबार में खड़ा रहकर सुल्तान के प्रति सम्मान प्रकट करना आवश्यक कर दिया। अब सुल्तान सिंहासन पर बैठता था और अमीरों को खड़े रहकर उसके प्रति सम्मान प्रकट करना आवश्यक था। साथ ही सिकंदर ने अनुशासनहीन अमीरों को भी कठोर दंड दिया। यही नहीं, सल्तनत के विस्तार के लिए सिकंदर लोदी ने निकटवर्ती क्षेत्रों के जमींदारों के विद्रोह का दमन किया। उसने ग्वालियर, बयाना आदि जहाँ जहाँ भी विद्रोह हुआ उनका दमन किया और सल्तनत का विस्तार करने का प्रयास किया। सिकंदर की एक समस्या यह भी थी कि उसे विरासत में एक रिक्त राजकोष प्राप्त हुआ था।
इसके लिए सिकंदर ने राजस्व वसूली की, जो राजस्व में हेर फेर हुआ था उनकी जांच करवाई, और इस तरह उसने राजकोष को समृद्ध करने का प्रयास किया। सिकंदर लोदी की जो उपलब्धियां थी उसमें जैसे मैंने अभी पहले चर्चा की है, पहली उपलब्धि थी राजत्व का सिद्धांत। सिकंदर लोदी ने सुल्तान की पद की गरिमा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उसने सरदारों से सम्मान तथा अनुशासन की आशा करते हुए उन्हें पुनः राजत्व पद के प्रति सम्मान प्रकट करने का सिद्धांत दिया, और इस तरह उसने सुल्तान पद की गरिमा को पुनः स्थापित किया। अमीरों पर नियंत्रण रखने हेतु उसने उनकी जागीरों की जांच करवाई, हिसाब किताब की जांच करवाई, और बकाया राजस्व वसूली कठोरता से राजस्व की वसूली करवाई। साथ ही उसने विद्रोही अमीरों के विद्रोह का भी दमन किया। यहाँ तक कि जो हिंदू जमींदार विद्रोह कर रहे थे उनके विद्रोह का दमन किया गया। बारबक जो उसका बड़ा भाई था, जो सुल्तान पद के लिए उसका प्रतिद्वंदी था, उसका दमन कर उसने अपने सिंहासन के अधिकार को सुरक्षित किया। सल्तनत के विस्तार के लिए उसने बिहार पर अधिकार किया तथा बिहार को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर दिया। इस तरह सिकंदर लोदी की सल्तनत को विस्तार करने की नीति के कारण दिल्ली सल्तनत, जो सैयद वंश के शासनकाल में केवल दिल्ली के आसपास तक सिमट गई थी, बिहार तक पुनः दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। बंगाल से संधि करके सिकंदर ने अपनी सल्तनत को सुरक्षित करने का प्रयास किया, और साथ ही उसने निकटवर्ती क्षेत्रों के विद्रोहों का भी दमन किया। सिकंदर की धार्मिक नीति गैर मुस्लिमों के लिए एक प्रकार से असहिष्णु थी। इस्लाम में सिकंदर की गहरी आस्था थी, इतनी गहरी कि इसे एक प्रकार से धर्मांधता कहा जा सकता है। वह एक धार्मिक कट्टर मुसलमान था, इसलिए उसने अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण इस्लाम को संरक्षण तो दिया ही, साथ ही उसने कई हिंदू मंदिरों को भी नष्ट करवाया। इस तरह सिकंदर की धार्मिक नीति गैर मुस्लिमों के लिए अच्छी नहीं थी, यद्यपि मुस्लिम वर्ग के लिए उसकी धार्मिक नीति को सराहा गया है। सिकंदर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उसने आगरा की नगर की भी नींव डाली, और हम देखते हैं कि कालांतर में आगरा एक प्रसिद्ध शहर बन गया था। इस तरह 1517 ईस्वी में सिकंदर बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। अमीरों ने इब्राहिम लोदी को सुल्तान घोषित किया, परंतु एक दल इब्राहिम के छोटे भाई जलाल खां को सुल्तान बनाना चाहता था। इसलिए इब्राहिम लोदी को प्रारंभ में जलाल खां का दमन करके अपने पद को, अपने सुल्तान के पद को सुरक्षित करना पड़ा। इब्राहिम लोदी पूर्ण निरंकुश ढंग से शासन करना चाहता था। इस कारण दरबार में अमीरों का जो प्रभाव था, उस प्रभाव पर वह
नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इब्राहिम लोदी की राजत्व की जो नीति थी वह उसके अपने पिता से भिन्न थी। सिकंदर लोदी ने यद्यपि अमीरों पर नियंत्रण रखा, परंतु साथ ही साथ अपनी समझदारी से उनमें सामंजस्य भी स्थापित किया। परंतु इब्राहिम लोदी इस प्रकार की नीति में असफल रहा, अर्थात उसने अमीरों का दमन किया, लेकिन संतुलन की नीति को वह बनाए नहीं रख सका, जिस कारण कई अमीर इब्राहिम लोदी के विरोधी बन गए और उसने अमीरों का दमन किया। जिन अमीरों ने उसके प्रति विद्रोह किया उनका उसने दमन करने का प्रयास किया। साम्राज्य के विस्तार के लिए उसे बिहार व चंदेरी पर आक्रमण करना पड़ा। इन आक्रमणों में यद्यपि वह सफल हुआ, पंजाब पर भी उसने आक्रमण किया, वह मेवाड़ पर आक्रमण किया और इस तरह उसने अपनी सल्तनत का विस्तार किया। इब्राहिम लोदी की कठोर शासन की नीति के कारण कई अमीर उससे नाराज हो गए थे, क्योंकि अमीरों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य के कारण एक प्रकार से इब्राहिम उदंड हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके कई योग्य अमीर उससे नाराज हो गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कई अमीर विद्रोही बन गए। स्वयं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी उसका घोर विरोधी बन गया। बाद में दौलत खान लोदी, जो इब्राहिम लोदी का विरोधी था, दौलत खान लोदी ने, जिसे हम जानते हैं कि जिसने उस समय काबुल में शासन कर रहे बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रित किया, यह एक प्रकार से इब्राहिम लोदी की अमीरों के प्रति कठोर नीति का ही परिणाम था और उसने अपने अमीरों का दमन तो किया, परंतु उन्हें फिर उनके साथ सामंजस्य स्थापित न करने के कारण अमीर उसके विरोधी बन गए और स्वयं उसका चाचा दौलत खान लोदी उसका विरोधी बन गया, जिसने बाद में बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए एक प्रकार से निमंत्रण दिया। और इस तरह 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस तरह लोदी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया।